हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम देखेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 2024 एसएससी फेज 12 का जो पेपर हुआ था अभी एक महीने पहले, उसमें कंप्लीट जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में, वो देखेंगे हम। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप जैसे आपका सीजीएल का पेपर चला हुआ है बेटा, तो इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। एक बात याद रखना, एसएससी हमेशा जो है रिपीट क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो मैं आपको जो है सीएचएसएल के और इसका दिल्ली पुलिस का और आपको जो है फेज 12 का, ठीक है, और सीपीओ का, ये कंप्लीट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। और सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल लेटेस्ट है, इससे पिछले महीने के हैं। अभी सितंबर आपका चला हुआ है, तो सितंबर से पहले अगस्त और जून जुलाई में जो पेपर हुआ था आपका फेज 12 का, उसके सारे क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, चलिए शुरू करता है जी क्लास को। बेटा, सिस्टमेटिक तरीके से हम चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, और जो भी छात्र चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये क्लास अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला सेक्शन हमारा इतिहास। सबसे पहले हम इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे, कितने क्वेश्चन इसमें इतिहास के आए हुए हैं पूरे इसमें। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। शायद इतिहास के जो है ना 106 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखो कंप्लीट चीज़ें है हमारी। और जितने भी हमारे कोचिंग के बच्चे हैं वे सारे के सारे मतलब जो है इस पर ध्यान देना, क्योंकि ये क्लास आपकी जो है, देखो यहाँ तक आपके 106 क्वेश्चन आए हैं बेटा इतिहास के, यानी फेज 12 में, फेज 12 में जो एसएससी है उसने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 106 इतिहास से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, ऐसे हम टॉपिक वाइज करेंगे, उसके बाद हम कला एंड संस्कृति करेंगे। ठीक है, और जिन जिन का भी एमटीएस का पेपर है, मैं आपको बता दूं एमटीएस 2024 है, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा रामबाण होगा ये, क्योंकि उसमें आपका सिलेक्शन इंग्लिश और जीएस के बेस पर ही होगा। ठीक है, और मैं आपको वो कैब भी कराऊंगा जो आपकी अभी मतलब जो इन्हीं एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है बेटा, तो डेली आप क्लास देखना, आपको जैसे ही मुझे मौका मिलेगा डेली क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए तो शुरू करता है जी क्लास को। बेटा एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। और आपको पता ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1885 में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष आपका बदरुद्दीन तैयब जी था। ठीक है, और पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में की गई थी। देखो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ आपका गोमती नदी पर है ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है ना आपको स्पीड में पढ़ा दूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साथ के साथ में बताता रहूँ। ठीक है, ऐसे तो मुझे बहुत समय लग जाएगा एक एक चीज़ डिटेल में बताने पर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। जो अमरावती स्तूप है ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अमरावती आपका अमरावती नदी पर है, ये भी आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर एक ईंट संरचना की पहचान, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर एक ईंट संरचना की पहचान डॉकयार्ड के रूप में की गई थी। कुल कुल मिलाकर बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा किसे कहा जाता है, तो वो आपका लोथल था। लोथल आपका जो है गुजरात में है। कहाँ पर है बेटा, गुजरात में। लोथल आपका गुजरात में है, गुजरात में है। और ये एक डॉकयार्ड है, एक बंदरगाह था जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते थे और वहाँ से माल लेकर के चले जाते थे। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये लिख रहा है ना यहाँ पर, जहाज़ों के ठहरने और कार्गो संचालन के लिए इस्तेमाल में किया जाता था आपका लोथल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले लोथल किस नदी पर है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, भोगवा नदी। लोथल आपका भोगवा नदी पर है, और कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, याद रखना लोथल आपका भोगवा नदी पर है और गुजरात में है। ठीक है, और ये क्या था, ये गोदीबाड़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, चलिए
हड़प्पा गोदी खाना यानी हड़प्पा डॉकयार्ड किस स्थान पर पाया गया? लोथल में पाया गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा इसने। छठा क्वेश्चन हमारा, अशोक के अभिलेखों में अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बराबर की गुफा। बराबर की गुफा कहाँ पर है? बिहार के गया में है। बराबर की जो गुफा है ये कहाँ पर है बेटा? बिहार के गया में है। ठीक है, अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध यानी जो बराबर की गुफा है, इस गुफा में अशोक के अभिलेखों के चित्रण मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? बराबर की गुफा जो कि बिहार के गया में है, ये अशोक के चित्रण से संबंधित है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सातवां क्वेश्चन, भाबरू बेराट। भाबरू बेराट शिलालेख जिसमें मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने का वर्णन मिलता है। भाबरू बेराट शिलालेख है जिसमें मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने का वर्णन मिलता है। ये कहाँ पाया गया बेटा? राजस्थान में। यानी भाबर बेराट एक ऐसा शिलालेख है जिसमें सबसे पहले हमें ये पता चला था कि बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। जिस समय क्या पता चला था? जिस समय पता चला था कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। और ये कहाँ पाया गया बेटा? राजस्थान में। कहाँ पाया गया? राजस्थान में। ठीक है, याद रखना। और राजस्थान में एक हड़प्पाकालीन स्थल भी है जिसका नाम है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा याद रखना। ठीक है, और एक स्टैटिक क्वेश्चन, एक स्टैटिक जैसा क्वेश्चन ही बनता है कि राजस्थान में ही राजस्थान का जो नृत्य हुआ है कालबेलिया। कौन सा बेटा? कालबेलिया। कालबेलिया ये भी याद रखियो। ठीक है, कालबेलिया जो है आपका राजस्थान का नृत्य, याद रखना। ठीक है, चलो आठवां क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर इन जनरल इन काउंसिल 1833 के चार्टर के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए, मतलब कि भारत के जिस जिस हिस्से पर अंग्रेजों का शासन था उसके लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी 1833 के चार्टर के द्वारा। ठीक है बेटा, और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था बेटा? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर, जो कैलाशनाथ मंदिर है जो कि एलोरा में है, इससे संबंधित जो कथन है उन पर विचार करना हमें। पहला कथन क्या हमारा? यह पूरी तरह द्रविड़ शैली से निर्मित है। ये बात बिल्कुल सही है। जो कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा में, ये पूरी तरह से द्रविड़ शैली में निर्मित है। ये बात बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरा, इसके प्रमुख देवता भगवान शिव है। जो कैलाशनाथ मंदिर है भाई, कैलाश है, कैलाश पे कौन रहता है? भगवान शिव रहते हैं। तो कैलाशनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, ये बात भी सत्य है। यह मंदिर एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया, यह बात भी सत्य है। इसे एलोरा में चोल वंश के द्वारा इसे एलोरा में चोल वंश के द्वारा बनाया गया, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सत्य है बिल्कुल। ठीक है, क्या क्या सत्य है? जो कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा में, ये पूरी तरह से द्रविड़ शैली से निर्मित है। इसके प्रमुख देवता भगवान शिव है और ये पूरी की पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था बेटा? वह थी भिकाची गामा। कौन थी? भिकाची गामा। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था बेटा? वह थी भिकाची कामा। कौन थी? भिकाची कामा। ठीक है, याद रखियो। और 1907 में ही आपकी जो है कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सूरत में। कांग्रेस का विभाजन कहाँ पर होता है बेटा? सूरत में। और सूरत कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, किस पल्लव राजा के शासनकाल में महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किया गया था? वो कौन सा पल्लव राजा था जिसके शासनकाल में महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किया गया था? तो वो राजा था आपका पल्लव राजा नरसिंह वर्मन सेकंड। ठीक है, तो महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था बेटा? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। नरसिंह वर्मन द्वितीय की। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। ठीक है, याद रखियो। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था, याद रखियो। ठीक है,
उसके बाद 13वां क्वेश्चन हमारा, गुंटापल्ले चैत्यबोध गुफा, गुंटापल्ले चैत्यबोध गुफा, गुंटापल्ले चैत्यबोध गुफा किस राज्य में है? तो बेटा ये आंध्र प्रदेश में है। तो गुंटापल्ले चैत्यबोध गुफा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखियो। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम कौन सी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। कौन सी करी थी बेटा? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, याद रखना। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखना। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, याद रखना। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के थे। किसके थे बेटा? समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो हरिसेन ने की। हरिसेन कौन था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है। 1820 के दशक में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के एक शिक्षा हेनरी लुई विवियन डुरेजियो ने चरमपंथी विचारों को बढ़ावा दिया। क्या किया इसने? चरमपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी सत्ताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, यानी ये लेफ्टिस्ट था। ठीक है, विद्यार्थियों को सभी सत्ताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में यंग बंगाल आंदोलन में शामिल उनके छात्रों ने परंपरा और रीति रिवाजों के लिए, देखो सीधी सी बात क्या है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो हेनरी लुई विवियन डुरेजियो था, इसने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। क्या करी? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की, बस ये याद रखियो। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया, तो आपका आंसर होगा लुई विवियन डुरेजियो, हेनरी लुई विवियन डुरेजियो। ठीक है, याद रखना। देखो ये रहा। ठीक है भाई, यंग बंगाल आंदोलन। चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है फेज 12 में। तो बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है बेटा। 18वां क्वेश्चन आपका, इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था, मूल रूप से किस देश का था? तो बेटा ये मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का। बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? 16 थे। इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली आया था, ठीक है, वो कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। और मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। मोरक्को की राजधानी क्या बेटा? रबात है। रबात रबात रबात। ठीक है, याद रखियो क्या है? रबात। नेक्स्ट है 19वां, उस मुगल बादशाह की पहचान करे जिसे उसके बेटों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध के बाद आगरा में जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया था। बेटा शाहजहाँ था। ठीक है, तो शाहजहाँ को उसके बेटों ने जो है उत्तराधिकार के युद्ध में क्या कर दिया गया था? इसको जो है उम्र भर के लिए कैद कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट 20वां, 1883 में किसने भारतीयों को न्यायालयों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी? बेटा वो था आपका इल्बर्ट बिल। कौन था? इल्बर्ट बिल। तो 1883 में इल्बर्ट बिल आया था, जिसने भारतीय जजों को यूरोपीय यानी अंग्रेजों पर केस चलाने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद में जो अंग्रेज थे उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए और इस बिल को वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल ने भारतीय जजों को अंग्रेजों पर केस चलाने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, याद रखियो। 1908 में खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल चाकी था। 1908 में खुदीराम बोस के साथ में प्रफुल्ल चाकी था, जिसने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया था। 1908 में यह घटना घटित हुई थी, जिसमें खुदीराम बोस के साथ में प्रफुल्ल चाकी था। इसने, जब मुजफ्फरपुर है बिहार में, मुजफ्फरपुर जो है बिहार में है, तो मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, उसकी गाड़ी बम फेंक दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। किसकी मांग की बेटा? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, याद रखियो। तो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, याद रखियो। ये कौन सा अधिवेशन था? ये कांग्रेस का एक अधिवेशन था जो लाहौर में हुआ था। ठीक है बेटा, ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। याद रखियो, कौन सी नदी के तट पर है लाहौर? रावी नदी के तट पर। लाहौर आपका जो है रावी नदी के तट पर है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी गई थी। 23वां है, हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मड़ाई के लिए, हड़प्पा के अन्नागार में अनाज की मड़ाई के लिए वृत्ताकार ईंट के चबूतरों की पंक्तियाँ थी।
ठीक है। जो हड़प्पा था इसमें अन्नागार था, अन्नागार मतलब अनाज के गोडाउन थे, और अनाज के गोडाउन को लगाने के लिए इसमें वृत्ताकार ईंटों के चबूतरे बनाए जाते थे। वृत्ताकार तो समझ रहोगे आप, सर्कुलर, ठीक है। जैसे हमारे मतलब जो गांव में क्या बनाते हैं, जो हमारा बुश हो है, बुश को उसमें रखने के लिए वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में सुतर गया एकदम, चलो बताएंगे, ठीक है। 24वां क्वेश्चन को देखते हैं भाई। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में किस गवर्नर जनरल ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रचुर वेतन का प्रावधान किया, ठीक है। वो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनकी सैलरी बढ़ा दी थी और एक अच्छी सैलरी का पैकेज उनको दिया था, तो वो था लॉर्ड कार्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, याद रखना। कौन था बेटा? लॉर्ड कार्नवालिस था, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में कौन से गवर्नर गवर्नर पद कि बंगाल के गवर्नर जनरल में पदोन्नति होने के बाद पहला गवर्नर जनरल बना था, वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग आपका जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये जो वारेन हेस्टिंग है ना, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है, ये इसको क्या कर देता है? प्रमोशन कर देता है। पहले वारेन हेस्टिंग जो है 1772 में क्या बना था? बंगाल का केवल गवर्नर बना था। वारेन हेस्टिंग 1772 में केवल बंगाल का गवर्नर बना था और इसने कलेक्टर का पद दिया था 1772 में। उसके बाद में 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। और इस पद पर पहुंचने वाला ऐसा पहला व्यक्ति कौन था? आपका वारेन हेस्टिंग था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वारेन हेस्टिंग पर ही सबसे पहले क्या चला था? महाअभियोग भी चला था। क्या चला था बेटा? महाअभियोग भी चला था, ये भी याद रखियो, महाअभियोग, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा क्या था? तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा जो है एक तुर्की सरदारों का समूह था। 40 तुर्की सरदार थे, गुलाम थे, और इसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। यानी हम ये कह सकते हैं जो चालीसा था ये 40 तुर्की गुलामों का ऐसा समूह था जो इल्तुतमिश को अपना स्वामी मानते थे, ठीक है। और इल्तुतमिश के बाद इनका जो प्रमुख था 40 तुर्की सरदारों का, वो बाउद्दीन था यानी बलबन था, ठीक है। तो उसने इल्तुतमिश के वंश को ख़त्म करा दिया था, रजिया सुल्तान को गद्दी से बेदखल कर दिया था, खुद शासक बन गया था। एक लंबी कहानी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 40 का समूह क्या था, तो 40 का समूह जो है 40 तुर्की गुलामों का एक समूह था जिसका प्रमुख बलबन था, और ये इल्तुतमिश को अपना स्वामी मानते थे। इन्होंने रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया, उसके बाद बलबन जो है शासक बन गया था, याद रखना, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नान घर पाया गया? किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नान घर पाया गया बेटा? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा? किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा बेटा? लाहौर में। कहाँ रखा? लाहौर में। तो किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा बेटा? लाहौर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, ये मैंने आपको बताया था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन था, ठीक है। किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा बेटा? लाहौर में, ठीक है, याद रखियो, ओके। 29वां क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस वर्ष भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की बेटा? 1952 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है, किस वर्ष में तमिलनाडु क्षेत्र में आत्मसम्मान चला गया था? किस वर्ष में तमिलनाडु के क्षेत्र में आत्मसम्मान शुरू किया गया था बेटा? ये है 1925। कब किया गया था? 1925 में। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में 1925 में आत्मसम्मान की शुरुआत की गई थी, ठीक है, याद रखियो। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। कालिदास कौन था? कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था, ठीक है, याद रखियो। कौन था बेटा? कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे, याद रखना। कहानियों का संग्रह कथा सरित सागर किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 33वां क्वेश्चन है, कर्नाटक के एहोल में स्थित लाड खान मंदिर, ये लाड खान मंदिर है, मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? वेसर शैली का। कौन सी शैली का उदाहरण है बेटे? वेसर शैली का उदाहरण है, याद रखो। तो कर्नाटक के एहोल में स्थित लाड खान मंदिर जो है मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है, याद रखियो, ठीक है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं हम। बेटा एक बार सभी छात्र क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो आपके लिए सबसे अपडेटेड, पूरे यूट्यूब पे सबसे अपडेटेड आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी आपका 1 महीने पहले ये पेपर हुए हैं, अभी जो CPO का रिजल्ट आया, CHSL का आया है, उसके भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आपकी ये क्वेश्चन कहाँ पर काम आएंगे? SSC GD में आएंगे,
ठीक है, MTS में आओगे और दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उसमें आओगे, ठीक है। याद रखियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और GS इनसे बाहर नहीं आएगी बिल्कुल भी। ओके, तो चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब चला था बेटा? 1920 में, 22 तक चला था, ठीक है। तो चोरी चोरा कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है बेटा? गोरखपुर में। और गोरखपुर कौन सी नदी पर है? राप्ती नदी पर। गोरखपुर जो आपका राप्ती नदी पर है, ताप्ती पर नहीं, राप्ती पर, ठीक है, याद रखियो। तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी पर है, याद रखना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 72 अनुयायियों के साथ में कहाँ से दांडी तट तक मार्च शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। तो महात्मा गांधी ने अपने 72 फॉलोवर के साथ में साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, क्योंकि अहमदाबाद आपका साबरमती नदी पर है, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी तट तक 12 मार्च 1930 को ये यात्रा अपनी शुरू करी थी और नमक कानून तोड़ा था, ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अगर आपसे पूछ ले दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, तो आप बताएंगे 12 मार्च 1930 को हुई थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत के खालिस्तान पुनर्गठन पर सिफारिश देने के लिए पील आयोग की स्थापना की गई थी। तो पील आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? जो ब्रिटिश भारतीय सैन्य अधिकारी थे उनका पुनर्गठन करने के लिए पीला आयोग बनाया गया था, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेज़ों को बड़ी मतलब जो हानि हुई थी, तो अंग्रेजी सरकार ने जो है भारतीय सैनिकों को परखने के लिए दोबारा सेना का पुनर्गठन करने के लिए पील आयोग बनाया था। तो पील आयोग मतलब सैन्य पुनर्गठन से संबंधित था, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 37वां क्वेश्चन है बेटा, 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो राजतरंगिणी किताब है ये कल्हण ने लिखी थी, और ये कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी थी और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। भारत में गणतंत्र दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जिस तारीख में भारत का संविधान लागू हुआ था उसकी याद में हम जो है गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। किसने की थी बेटा? जोनाथन डंकन ने की थी। तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस आपका गंगा नदी पर है, याद रखना, ठीक है। चौसा और कन्नौज की लड़ाई, देखो चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 1539 में। चौसा का जो युद्ध है 1539 में, कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। दोनों ही युद्ध आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुए थे। चौसा का युद्ध भी 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, और कन्नौज का युद्ध भी 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। दोनों ही युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, और हुमायूं भारत छोड़ के कहाँ भाग गया था? ईरान में। कहाँ भाग गया था बेटा? ईरान में, ठीक है, याद रखियो। उसके बाद 1555 में भारत वापस आता है, ठीक है। स्तूप किस धर्म का प्रतीक है बेटा? बौद्ध धर्म का। स्तूप किस धर्म का प्रतीक है? बौद्ध धर्म का, ठीक है, याद रखना। थानेश्वर जहाँ वर्धन राजवंश ने शासन किया था वर्तमान में हरियाणा में है। थानेश्वर जो है जहाँ पर वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन ने, राज्यवर्धन ने, ठीक है, शासन किया था, ये आपका हरियाणा में है, याद रखना, ठीक है। हर्षवर्धन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन जो है 606 में शासक बना था। 622 में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद किताबें लिखी। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की इसने रचना की थी, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा।